इरफान भाई की बात करते हैं कि इरफान भाई उनसे बड़ा टैलेंट मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में नहीं होगा। जब वो जिंदा थे तो उनको किसी ने काम क्यों नहीं दे दिया? क्योंकि अगर टैलेंट पे इंडस्ट्री चल रही होती तो आधी इंडस्ट्री आज घर पे बैठी। तो रोहित शेट्टी जी क्या मैं झाड़ू पोछा करता था, मैंने वो भी किया है, इसलिए कि क्या मैं रोहित शेट्टी से मिल सकूँ उस समय। क्या होगा डिफरेंट अगर वो सीएम बने? साहब का जो विजन है वो बहुत क्लियर है, वो डिप्लोमेटिक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब मोदी जी का तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़े देशभक्त हैं पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वहाँ के। आप हमारे फौजियों से लड़ो ना। वेल यूजुअली आपने मुझे ना सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स के इंटरव्यूज़ और डायरेक्टर्स के इंटरव्यूज़ करते हुए देखे होंगे, बट आई थिंक when I started my channel, I wanted to reach out to the masses. Today you've achieved so much, but looking back at a point जहाँ पे आपके पास कुछ नहीं था, जी। आप यूपी से हैं, राइट? आपके घर पे एक्चुअली माहौल कैसा था जब आप बड़े हो रहे थे? मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे सबकी होती है, वहाँ से मैंने अपना एक था सपना कि बॉम्बे आना है। तो हमारे कानपुर से एक ट्रेन चला करती थी, उसमें पुष्पक, तो उसमें लखनऊ से वो डायरेक्ट बॉम्बे आती थी, तो उसमें बॉम्बे लिखा रहता था। तो मैं जब वो देखता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मुंबई जाना है, एंड दैट वाज माय ड्रीम कि एक बार इस शहर को मुझे कभी आना है। तो मैं कई बार स्टेशन जाया करता था सिर्फ उसको देखने के लिए, मुंबई वर्ड देखने के लिए। तो 2004 में मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी और जी सिने स्टार की खोज से। जी सिने स्टार्स की खोज? जी। 2004 में मैंने को बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिला इन अ जूनियर कैटेगरी। वहाँ से मेरी करियर की शुरुआत हुई। फिर कुछ फिल्म्स करी जैसे कि ताजमहल, हलचल। बहुत स्ट्रगल किया। एक टाइम ऐसा था कि मैंने रोहित शेट्टी जी के यहाँ माडा में एक ऑफिस हुआ करता था, क्योंकि एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था तो करना था मुझे। तो रोहित शेट्टी जी के यहाँ मैं झाड़ू पोछा करता था, मैंने वो भी किया है, इसलिए कि क्या मैं रोहित शेट्टी से मिल सकूँ उस समय। और एक बार ऐसी कैजुअली मुलाकात भी हुई उनसे ऑफिस में, जो अपना गणेश आचार्य जी का जो शारिक हॉल हुआ करता था उसके पीछे उनका ऑफिस हुआ करता था। तो वहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा भी किया उनके यहाँ कि मतलब मुझे उनसे मिलने को मिल जाए। 2007 मैंने एनएसडी पास आउट हूँ, 2007 बैच से मैंने एनएसडी पास आउट किया जीशान के साथ। फिर वो स्ट्रगल मेरा चलता रहा कुछ फिल्में मिली, कुछ सीरियल्स मिले। उसके बाद धीरे धीरे करते करते 2010 में मेरे लिए थोड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ का कुछ आया, बहुत अच्छा टर्निंग पॉइंट आया कि मेरी एक मुँह बोली बहन मुझे यहाँ मिली, सपना चतुर्वेदी जी। उन्होंने मुझे अपने प्रोडक्शन हाउस में रख लिया। उसके बीच का जो भी मेरा बहुत लंबा एक स्ट्रगल था, मतलब ये समझ लिए कि मैं मीरा रोड से अंधेरी पैदल आया करता था रोज़। आई स्टार्ट माई जर्नी एट 7 AM इन द मॉर्निंग। जो मेरी पीजी आंटी उसकी गवाह हैं वो, और वहाँ सुबह 7 बजे मैं निकलता तो 11 बजे तक मैं मुंबई मतलब अपना अंधेरी स्टेशन पहुँचता था। फिर अंधेरी स्टेशन के बाद जहाँ मैकडोनल्ड है आज, उसके सामने एक शौचालय हुआ करता था, वहाँ पे नहाना धोना अपना करके फिर वहाँ से स्ट्रगल करना अपना एक्टिंग का पूरा करते हुए। फिर वो ऑडिशंस, उस समय अपना ये चार बंगला महाड़ा में बहुत ऑडिशंस हुआ करते थे, 2004-05 की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 20-21 साल पुरानी बात है ये। वहाँ से करते करते हुए 2010 में जब मैं सपना चतुर्वेदी जी से मिला, उनका एक शो हुआ करता था उनके प्रोडक्शन है, उसका नाम था इटर्नल ड्रीम्स। उन्होंने मुझे वहाँ पे रख लिया, वहाँ पे उन्होंने मेरा टैलेंट उन्होंने जज किया। उनके साथ मैंने 3-4 साल काम किया और उनके काफ़ी रियलिटी शोज मैंने प्रोड्यूस किए, साथ में मैं प्रोड्यूसर बना उनके साथ। और करीम मुरानी भाई, मोहम्मद मुरानी, करीम मुरानी, दे वर द मेन इन्वेस्टर्स एंड ऑल, हम लोग सब साथ में थे। तो ये है जलवा, एक बहुत बड़ा शो फेमस हुआ था जिसमें फर्स्ट रियलिटी शो था जिसमें स्मृति ईरानी जी और साक्षी तन्वर जी एज एन एंकर थे। उस शो में मैं उनके साथ जुड़ा रहा तो काफ़ी साल। उससे मेरा मतलब एक वजूद अच्छा इंडस्ट्री में नहीं होता है कि वैसे सारे एक्टर्स को जिनको कभी मैं देखा करता था टीवी पे, उनके साथ मेरा जानना उठना हुआ। वहाँ से मेरे को प्रोड्यूसर लाइन की बहुत अच्छी समझ मिली और वहाँ से मैंने काफ़ी शोज़ प्रोड्यूस करने शुरू करे थे। वो एक जर्नी थी करते करते फिर इतना हो गया कि 2010-11 में मैंने अपना खुद का पहला इंडिविजुअल हाउस, जिसको बोलते हैं ऑन रेंट, जो है शिव शिवम टावर से मेरी शुरुआत हुई थी। लोटस पेट्रोल पंप के सामने जो टावर है उसमें मैंने ले लिया था। वहाँ से एक जर्नी की शुरुआत हुई बहुत अच्छी। फिर लाइफ में कुछ चेंजेस आए, टर्निंग पॉइंट्स हुए, करते करते एक अच्छी स्टेबल लाइफ हो गई थी बेसिकली कि मतलब आपकी दाल रोटी अच्छी चल रही है। पहली गाड़ी जब मैंने ली फोर्ड आइकॉन, दैट वाज माय फर्स्ट कार। आई स्टिल रिमेंबर कि फोर्ड आइकॉन की उस समय उसका बजट था 49,000 रुपीज़। मैंने उस समय वो लिया था, 2010 की बात है ये, और मेरे पास 47,000 रुपीज़ कलेक्ट हो पाए थे। बहुत मुश्किल से मैंने वो पैसे काफ़ी जोड़ के, जैसे पहली गाड़ी के लिए आपका होता है, तो वो कलेक्शन करके मेरे पास 47,000 रुपीज़ हुए। एंड दैट गाय वॉज आस्किंग मी 49,000 रुपीज़। मुझे आज तक वो अच्छे से याद है। आरटीओ वाली लेन जो है
यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहता हूँ। जहाँ जहाँ आप रहते हैं उसके सामने ही एक छोटी सी एक बिल्डिंग है, वहीं पे वो बंदा रहता था। आई रिमेंबर मैं 47,000 लेकर गया एंड ही वॉज नॉट रेडी टू पे मी, ही वॉज नॉट रेडी टू गिव मी दैट कार कि नहीं यार 49 है, मैं लास्ट 48 कर दूंगा। और वो पैसा कभी किसी से लिया नहीं था, तो बड़ा मुश्किल से 1,000 रुपये और कहीं से 2-4 दिन के बाद अरेंज किया, तो 48 हुआ। तो उसने मतलब लास्ट में उसने बोला कि नहीं 49 के नीचे मैं दे दूँ, 50 वो एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं रो पड़ा, मतलब उसके पैरों में गिर गया कि यार मुझे 1,000 रुपये नहीं है यार मेरे पास, अब मुझे वो गाड़ी चाहिए थी। फाइनली उसने मुझे वो गाड़ी दे दी। वो गाड़ी लेकर मैंने, आई रिमेंबर आज मेरे चाचा नहीं हैं, दीपू चाचा जिनको मैं बोलता था, उनको मैंने पहला फ़ोन किया था कि मैंने गाड़ी ली है एंड आई कॉल माई पेरेंट्स एंड दिस इज़ माई फर्स्ट कार। उसके बाद मेरे यहाँ 17 गाड़ियाँ मेरे पास आज खुद की, 17 कार्स आई ओन। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई। फिर 13-14 में करते करते फिर एक प्रॉब्लम आया कुछ प्रोडक्शन हाउस में, वो एक इंटरनल प्रॉब्लम था, उसकी वजह से भी मैंने प्रोडक्शन हाउस बंद कर दिया दीदी ने। तो वहाँ से वो कंपनी, उन्होंने कहा तुम ये टेक ओवर कर लो, वो चली गई अपने एक अलग फूड इंडस्ट्री में। वहाँ से वो मेरी कंपनी पूरी टेक ओवर कर ली 13-14 के आसपास। मगर इंडस्ट्री में आपको पता है ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। हाँ, और एक्टर्स की लाइफ में ना अनस्टेबल बहुत है हमारी इंडस्ट्री। फाइनेंशियली आपका अप एंड डाउन बहुत होता है एक्टर्स। मैंने मतलब ऐसे ऐसे एक्टर्स देखे हैं जिन्होंने एक टाइम में बहुत बड़ा अचीव नाम किया और आज उनके पास काम नहीं है। क्योंकि अगर टैलेंट पे इंडस्ट्री चल रही होती तो आधी इंडस्ट्री आज घर पे बैठी होती, आधी इंडस्ट्री आज घर पे बैठी होती। सिर्फ टैलेंट पे देखा जाए तो आज तो सब पीआर का मामला, अब तो सोशल मीडिया आ चुका है। ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास टैलेंट का टीवी नहीं और सुपरस्टार बने बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आज हम इरफान भाई की बात करते हैं कि इरफान भाई, उनसे बड़ा टैलेंट मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में नहीं होगा। जब वो जिंदा थे तो उनको किसी ने काम क्यों नहीं दे दिया? उनके ऊपर आपने किसी ने भी आज तक 100 करोड़ की मूवी क्यों नहीं बनाई? उनको 15 करोड़ 20 करोड़ की मूवी बनती थी। आज आप बोलते हो कि इरफान खान साहब बहुत टैलेंटेड थे, तो जब जिंदा थे तब तो बनाते ना 100 करोड़ की मूवी उनके साथ। तुमने कभी नहीं बनाई उनके साथ वो मूवी, तो वो टैलेंट वाली बात तो इंडस्ट्री करे नहीं। उसके बाद ये सब चीज़ें हुई, फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया क्योंकि आई वांट टू बिकम एन एक्टर। बट फिर मुझे लगा कि यार एक्टिंग से तो ब्रेड एंड बटर ही नहीं चल पाएगा, कब तक स्ट्रगल करता हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा एक लाइजनिंग में मैं आ गया, जहाँ पे मैंने अच्छा खासा बढ़िया पैसा ठीक ठाक कमा लिया कि मेरी दाल रोटी अच्छी चल रही थी। कहाँ पे? लाइजनिंग में, लाइजनिंग में जो मंत्रालय में लाइजनिंग होती है, सब चीज़ों में थोड़ा सा लाइजनिंग में मैं चला गया, जहाँ से मैंने थोड़ा बहुत अपना ठीक ठाक पैसा कमाया। उसके बाद 15 में जाके मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया, आई डोंट वांट टू नेम हर। और 17 वी गॉट मैरिड और शी वॉज अ सिंगल मदर। और 17 वी गॉट मैरिड विद अ ब्यूटीफुल डॉटर उनकी थी, जिसको मैंने अपनाया है, उसको आज भी मिस करता हूँ। उसके बाद लाइफ अच्छी चल रही थी एंड देन करते करते एक ऐसी जर्नी आई कि मैं इतना मैंने पैसा कमा लिया और इतना अच्छा कमा रहा था कि मैंने फिर मैंने बीच में इंपीरियल हाइट्स में मैं 3-4 साल रहा, जो गोरेगांव में तो टॉप बिल्डिंग है इंपीरियल हाइट्स में, वहाँ पे मैं रेंट पे था काफ़ी टाइम तक भी। वहाँ पे मेरा लाइफ अच्छा चलता रहा। उसके बाद फिर मैं चला गया जुहू में, अमिताभ बच्चन के पीछे बंगला मैंने रेंट पे ले लिया। दैट वाज माय पीक व्हेन आई वाज स्टेइंग देयर एंड आई वाज स्टेइंग विद माय फैमिली एंड एवरीथिंग। दैट कोविड आ गया उस टाइम, फिर वो कोविड आ गया 2 साल। 20 में हम लोगों ने शिफ्ट किया था, यस 2020 में हम लोगों ने शिफ्ट किया था और उसके 2-3 दिन बाद ही कोविड का अनाउंसमेंट कर दिया था मोदी जी ने। वहाँ से जर्नी अच्छी चल रही थी। फिर वहाँ से किसी कारणवश हमारी वाइफ को कुछ हमारे बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई एंड वी आर सेपरेटेड नाउ, वी आर नॉट स्टेइंग टुगेदर। और आई मिस माई डॉटर एंड आई मिस हर ऑल्सो। तो वो सब चीज़ें चलती रहीं लाइफ में। बेटी को बहुत मिस करता हूँ, मेरी उसमें अपनी बेटी को बहुत मिस करता हूँ। फिर वो एक डाउनफॉल आया वहाँ से जाके लाइफ में, थोड़ा सा 22-23 से थोड़ा डाउनफॉल आया। बस मेहनत चल रही है। इस बीच आपको बता दूं, जो आपने पॉलिटिशियन का मुझे इंट्रोडक्शन दिया, तो वहाँ पे मुझे राज साहब ठाकरे जी के यहाँ से एक ऑफ़र आया एंड आई बिकम द स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ राज ठाकरे पार्टी ऑफ मथाड़ी डिवीज़न। वहाँ पे मैं उनके साथ जुड़ा रहा और जितनी सेवा हो सकती है, क्योंकि राज साहब का हमेशा रहा है कि हमेशा लोगों की सेवा करो, तो उनके साथ में जुड़ा रहा। जितनी भी सेवा मुझसे होती है फाइनेंशियली या जो भी मेरे से फिज़िकली जितनी भी सेवा होती है मैं करता हूँ। राज साहब का काफ़ी बड़ा व्यक्तिगत तौर पे उनका पर्सनली बहुत लंबा समय बीता है। और बाला साहब का जो विज़न था इस महाराष्ट्र को लेके, हम लोग शेर बोलते हैं उनको आज भी। मतलब हमको ऐसा लगता है कि आज बाला साहब अगर आज जीवित होते तो इस महाराष्ट्र की अलग ही
लेवल पे कुछ हमारा विजन होता साहब का, और ही इज़ वन मैन शो, मतलब बाला साहब Absolutely. तो बाला साहब थे। मतलब ऐसा व्यक्तित्व शायद इस जीवन में हम लोग को दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। मैंने अपनी लाइफ के 2 ही बहुत बड़े, लाइफ के सबसे बड़े जिसको बोलते हैं जनाजा, जिसको बोलते हैं हम लोग, देखा था। तब मैं जुड़ा नहीं था उद्धव जी अपना बाला साहब के साथ, और राज साहब के साथ जुड़ा नहीं था। मुझे याद है तो मैं शिवसेना भवन गया था, और उसमें बाला साहब का उनका लास्ट फ्यूनरल निकल रहा था। सर तिल रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। मतलब ऐसा व्यक्तित्व देखना आज की डेट में मुझे नहीं लगता है कि होगा कभी भी। तो जब मैं उनकी पार्टी के साथ जुड़ा, ऑफ कोर्स मैं उनसे, मेरी पहली मुलाकात जो मेरे पार्टी अध्यक्ष हैं अरविंद जी, उन्होंने मुझे करवाई थी उनके घर पे, जो उनका पुराना वाला घर हुआ करता, तो उन्होंने नया घर बनवा लिया है शिवसेना अपना शिवाजी पार्क के पास, जो उनका पुराना वाला बंगला था, वहाँ पे मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। उस समय अमित जी पार्टी में नहीं आए हुए थे, मैं और मेरी फैमिली में सब लोग मिलने गए थे। दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद हिम। उसके बाद तो कई बार मुलाकात हुई है साहब से। जैसा आप बोल रहे हैं कि उनका व्यक्तित्व बहुत अलग है, यस उनका व्यक्तित्व अलग है। वो बहुत स्ट्रेट बोलते हैं और बहुत स्पष्ट बोलते हैं, सच बोलते हैं। मतलब उनको मैनिपुलेशन नहीं आता पॉलिटिक्स में, वो स्ट्रेट बोलते हैं। और जो बाला साहब बोलते थे, जो गलत है सो गलत है, जो सही है सो सही है। उस व्यक्तित्व के वो इंसान है, और इसमें कोई शक नहीं कि अगर आने वाले समय में वो सीएम के तौर पे हम लोग उनको देखें, मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीएम बने हमारे इस प्रदेश के। और व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा डिफरेंट अगर वो सीएम बने इधर? उनका विजन बहुत क्लियर है। साहब का जो विजन है ना, वो बहुत क्लियर है। वो डिप्लोमेटिक नहीं है। मैंने जहाँ तक उनका व्यक्तित्व देखा, वो बहुत स्ट्रेट, बहुत सिंपल बोलते हैं। जैसे आप लोग डरते हैं उनसे, वो डरने वाली पर्सनैलिटी नहीं। वो बहुत स्पष्ट व्यक्तित्व के इंसान हैं और बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। अगर आप उनसे व्यक्तिगत बात करेंगे, वो बहुत फैमिली वाले भी हैं, हाँ, और डॉग लवर बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े डॉग लवर हैं। और बहुत उनका जो विज़न मैंने देखा है कि बहुत क्लियर है। उनकी सोच बहुत स्पष्ट क्लियर चलती है कि उस सोच के व्यक्ति मेरे ख्याल से आज की डेट में, कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स में इतना डिप्लोमेटिक हो चुका है आदमी कि इस टाइप के आदमी जी नहीं पाते हैं। आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, आपको थोड़ा सा वैसा होना पड़ता है। वो राज साहब नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट है। but what would you prefer, somebody as straightforward or somebody who's a diplomatic person to run the state? स्ट्रेट क्या होता है ना कि आप डिप्लोमेटिक से कुछ टाइम तो आप कर लोगे, चीज़ों को संभाल लोगे, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी जो होता है वो कभी भी स्पष्ट बोलेगा। तकलीफ होएगी आपको, उस वक्त आपको तकलीफ ज़रूर होएगी, पर अगर आप बोलोगे ना कि अगर सच्चा है इंसान, तो आपको ज़्यादा लंबा सफ़र ले जाएगा वो चीज़ के लिए। कि अभी देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जंग जी, चली थी। जी। देयर आर सो मेनी, आई हैव पीपल हु आई नो फ्रॉम पाकिस्तान। जी, ठीक है, हमको पता है कि यहाँ के सिविलियंस और वहाँ के सिविलियंस एक्चुअली दोनों में कोई भी जंग नहीं चाहता है, जी। लाइक सेम पीपल। जी। बट जो भी है, एक पॉलिटिकल हॉस्टिलिटी है, एक वॉर है, एक टेररिज्म है, एक बहुत बड़ा एंगल है जो हमारे सामने है, बट इट इज नॉट, वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद इट, लाइक द सिविलियंस फ्रॉम बोथ कंट्रीज आर नॉट इन्वॉल्व। बट आई हैव सीन कि जितना भी मैं लोगों को वहाँ से मुझे प्यार मिले, हमने प्यार दिया, सब सब भाईचारा, सब कुछ है, बट अपने देश के आगे कुछ नहीं होता। जी। मैंने ये नोटिस किया है कि मुझे किसी ने मैसेज किया, बिकॉज आई वाज पोस्टिंग, जब भी मुझे गुस्सा आ रहा था, आई वाज रीडिंग समथिंग दैट दे वर जी। डूइंग एंड आई वाज पोस्टिंग, और मुझे बहुत लोगों ने गाली दी है। बहुत लोगों ने जो पाकिस्तान से मुझे शायद फॉलो करते थे, उनको भी अच्छा नहीं लगा होगा कि मैंने अपने देश के लिए कैसे बोल दिया और व्हाटएवर, बट मैंने अपने देश के लिए अच्छा बोल के मैंने जब भी कुछ पोस्ट किया तो मुझे ऐसे मैसेजेस आए कि अब तुझे अनफॉलो कर देंगे, देख तेरा, और गिरे भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई नो that there are many Indians also who messaged me saying that thank you for standing up, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला है at the fear of losing followers. What do you have to say to them? देश पहले, उससे पहले कुछ नहीं। मेरे लिए मेरा अस्तित्व, आई मीन इंडियन, सबसे पहले जाना जाता है। जब आपके ऊपर कुछ भी तकलीफ़ होती है तो आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो। इंसाफ आपको कहाँ मिलता है? कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन। तो देश सबसे पहले मेरा। मैंने भी वही बोला कि देश ही नहीं बचेगा तो भैया followers मेरे का लिए क्या करोगे? मेरा देश पहले। Absolutely. आई डोंट गिव अ 3 फक अबाउट पाकिस्तान।
मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है वहाँ के लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, वो तो झूठे हैं। जब कसाब आया था हमारी मुंबई में हमला करने के लिए, उन्होंने आज तक एक्सेप्ट नहीं किया कि देश पे उन्होंने भेजा हमारे देश के ऊपर हमला करने के लिए। तो उनकी सोच, वो झूठे थे, झूठे हैं और झूठे रहेंगे, ठीक है। ये तो मोदी जी हैं इस समय, और इनको समझ में आ जाएगा कि ये कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ मत डालूं। और हम लोगों ने कभी भी वॉर करी नहीं है, ये हमारी खासियत रही, हमने हमेशा जवाब दिया है। आज भी जो आपने एक घिनौनी हरकत करी कि हमारे कश्मीर में, हमारे देश के हर जगह के लोग पर्यटन गए थे, वहाँ पे आप उनको कास्ट पूछ के, उनके रिलीजन पूछ के आप उनको गोलियां मार रहे हो, ये तो गलत है ना। आपने किसी की बेटी के सामने उसके बाप को मार दिया, या किसी वाइफ को उसके सामने मार दिया, कि इससे होगा क्या? जवाब दिया हम लोगों ने उनको, और जवाब देंगे आगे। अगर वो कहते हैं ना कि अब वो ज़माना चला गया कि आप हम पे पत्थर डालोगे हम भागें कहीं और, नहीं बॉस, हम पत्थर मारोगे हम तुमको दौड़ा के मारेंगे। और मोदी जी ने करके दिया, और हमारी तीनों देश की सेनाओं पे मुझे गर्व है कि उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, और आगे भी देने की सक्षमता हम लोग रखते हैं, हम लोग सक्षम हैं उन चीज़ को देने के लिए। और अब की बार तो मैं कहता हूँ, अगर तुमको कर लो यार, हम तो कहते हैं वॉर कर ही लो, इच्छा है ना, पूरी इच्छा कर लो, देख लेना फिर तुम्हारा हाश्र क्या होगा। नहीं, मैंने एक वीडियो देखा अभी मोदी जी का, यू नो, ही इज सच अ फैंटास्टिक लीडर। उन्होंने बोला कि इंतज़ार मुझसे नहीं होता। उन्होंने इनको इस ऑपरेशन को भी एक सिंदूर, या देयर इज अ ह्यूज मीनिंग यस टू ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज़ कितने लोगों ने अपने खुद के फैमिली जी के एक लव्ड वन को खोया है। जी, देयर आर सो मेनी पीपल जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उन्होंने अपना सुहाग खो दिया जी, एंड दैट्स व्हाई पॉसिबली ही कॉल्ड इट ऑपरेशन सिंदूर, करेक्ट। सिंदूर मतलब कहते ना कि सिंदूर उजाड़ा ना इन लोगों ने आके हमारे देश के उन भाइयों को मार दिया जो किसी के सिंदूर थे। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है यार, आप इतने बड़े अपने आप को आतंकवादी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वहाँ के, आप हमारे फौजियों से लड़ो ना, तो लड़ लो, जवाब तुमको मिलेगा जवाब अच्छे से। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो आओ ना हमारे साथ फ्रंट में लड़ो। बेगुनाहों को मार के, जिनके हाथ में कोई बंदूक नहीं है, उनको आप मार रहे हो, तो कौन सी आपने बहुत बड़ी ताकत दिखा ली। और जब भी आए हो पिट के गए हो, तुम्हारा इतिहास तुम्हारे सामने है चीज़ के लिए, कभी नहीं हो रहे हैं। और अभी भी जो हुआ है, अब तो यार सच्चाई घुस के मारेंगे, और मारा घुस के, पहले भी मारा और आगे भी मारेंगे। तो मैं तो इस समय हमारे देश को अगर कोई प्राइम मिनिस्टर संभाल सकता है तो वो हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ही संभाल सकते हैं, ये बात फैक्ट है। आप उनसे मिले हो? आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं, आफ्टर नहीं, बिकमिंग, हाँ पहले 2 बार मेरी मुलाकात हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। मेरी जीवन में उनसे पहली मुलाकात हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट, ताजलैंड में हुई थी मेरी उनसे मुलाकात। उसमें वो सीएम साहब थे, तो मनमोहन सिंह जी जो पीएम थे उस समय। तो PRS ओबराय, पृथ्वीराज सिंह ओबराय जो अपने ओबराय के चेयरमैन साहब हैं, उनको उस समय बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, और ताजलैंड में ये फंक्शन हो रहा था। तो मैं अंबानी फैमिली के साथ आगे बैठा था, थोड़ा सा फ्रंट में मेरा इन्विटेशन था। तो उन्होंने उस साल वो अवार्ड लिया नहीं था, कि उसी साल हमारे देश अपना मतलब उनके नहीं, उसमें ट्राइडे में हमला हुआ था। तो उस समय मोदी जी मेरे से पीछे बैठे थे, वहाँ पे मुझे एक बार उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी, और एक बार मेरी गुजरात में मुलाकात हुई थी उनसे। ही इज आल्सो वेरी सिंपल पर्सन, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आफ्टर बिकमिंग PM तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई उनसे। 1-2 बार मैं BJP के रैलीज़ में गया था, तो देखा ज़रूर था बहुत करीब से। और अगर भगवान ने चाहा तो कुछ बातें चल रही हैं BJP वालों से, शायद मैं दिल्ली से, मुझे कुछ भगवान ने चाहा और माता पिता का आशीर्वाद, और दिल्ली से मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी जी ऐसे गुजराती नहीं हैं हमारे। नरेंद्र मोदी जी एक सशक्त गुजराती हैं, जो शांति भी जानते हैं और जवाब देना भी जानते हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए तो हम लोग मतलब कहते हैं कि मतलब देखने को मिल गया इस जीवन में, बहुत बड़ी बात है। मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मतलब मोदी जी का तो मैं एक्सट्रीम लेवल पे बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। बट इंडस्ट्री की बात करें तो आप इंडस्ट्री में कितने लोगों से ऑलरेडी मिल चुके हो, ऐसा तो कोई है नहीं जिनके साथ आपकी मुलाकात नहीं हुई है, whether it's शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सर, एवरीबॉडी। हु डू यू थिंक जिनसे मिलके आपको लगा कि यार मतलब ये इंसान जेन्युइनली एक अच्छा इंसान है, जिसके बारे में शायद लोगों को उतना ज़्यादा पता नहीं है?
देखिए, मैं ऑलमोस्ट सभी से मिला हूँ इंडस्ट्री में, बहुत करीब से मिला हूँ सबसे। मैं तो शाहरुख खान फ़ैन हूँ बचपन से, मतलब कहते हैं ना कि वो एक शाहरुख फ़ैन जो एक होता है, एक फ़ैन। मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं मन्नत काफ़ी टाइम बैठा रहता था, वो एक सबका ड्रीम होता है ना। और शाहरुख सर से मेरी एक दो बार मुलाकात, एक दो बार नहीं, कम से कम 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है शाहरुख सर से। अवार्ड्स में ज़्यादा हुई है शाहरुख सर से, सलमान सर से हुई है। ये मुझे दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे भी। सलमान सर बहुत मूडी है, उनका अगर मूड है तो वो आपके साथ सड़क पे बैठ के वड़ा पाव भी खा लेंगे, और उनका मूड नहीं है तो आप 5 स्टार होटल में खाना खिलाओ तो वो नहीं आएंगे। और जो लोग बोलते हैं ना कि सलमान सर के साथ बहुत उनको ईगो है, एटीट्यूड, ऐसा नहीं है उनके अंदर ईगो बिल्कुल। एटीट्यूड। अब उन्होंने अपना एक पर्सोना और उनका जो एक उन्होंने जो अपनी एक इमेज बना रखी है वो ज़रूरी भी है। अगर हर आदमी कंधे पे हाथ रख के और सल्लू भाई कैसे हो तरह से बात करेगा ना, तो वो भी तो इतना ईजी अवेलेबल नहीं है ना कि मतलब वो बकरी का बच्चा थोड़ी ना कि कहीं भी जाकर उनको आप अप्रोच कर लोगे, तो उन्होंने बना रखा है। शाहरुख सर जो है बहुत ही हम्बल हैं, और अगर वो एक बार आपसे दोस्ती कर लेंगे, अगर उनकी आपसे एक बार अच्छी से दोस्ती हो गई तो उनसे बढ़िया दोस्त कोई नहीं मिलेगा फिर आपको। वो उस इंसान से व्यक्तित्व के हैं और बहुत हम्बल हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। द वे ही रिस्पेक्ट लेडीज़, एब्सोल्युटली। मेरे ख्याल से इस ब्रह्मांड में कोई नहीं करता होगा। ही इज़ अ लेडी मैन। द वे ही ट्रीट्स लेडीज़, बहुत सीखने की चीज़ है उनसे। और बाकी सभी अच्छे हैं इंडस्ट्री में, काफ़ी अच्छे। मेरे 2-3 और भी मेरे दोस्त हैं, टेलीविज़न में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। और बट ये चीज़ मैं बोलूँगा कि इंडस्ट्री पूरी फेक है, पूरी फेक है। ये उगते सूरज को ज़रूर प्रणाम करते हैं, मगर जब ज़रूरत पड़ती तो कोई नहीं खड़ा होता है। मैं तो आज की जनरेशन को इतना ही बोलूँगा बॉस, माँ बाप, प्यार और फिर पैसा लाओ। पैसा तो आ ही जाएगा यार, ट्रू। पैसा तो आ जाएगा जैसे न तैसे करके, तो पैसा तो आप ले ही लोगे यार अपनी ज़िंदगी में। कमाने आए हो, थोड़ा सा एडजस्टमेंट सीखो। एडजस्टमेंट नहीं है लोगों में। but the world will actually remember your story as one of their own, because I think जो आपने कहा वो बहुत लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं इस चीज़ से। एंड आई होप बिकॉज देयर आर बिगर प्लान्स जो जी। शायद आपकी ज़िंदगी में होंगे बहुत जल्द। जी। एंड टचवुड जैसे आपको चाहिए वैसे ही हो, एंड टू द पावर ऑफ relating to somebody else's pain and story, and to keep doing more things, more and more things actually for people around you. I hope that whatever you wish for comes true. Thank you so much for doing